अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह। नाज़रीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत से जिनका जो ताल्लुक है वो अदब के साथ है। बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं आप और एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर और सोल्जर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल फ़ारूक चीमा साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। हम चूँकि गुफ्तगू करेंगे 50 साल होने को है फॉल ऑफ ढाका को, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था, चूँकि जिस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके रफ़क़ा ने इस मुल्क को कायम किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ एक्सटर्नल वजूहात और पॉलिटिकल वजूहात की वजह से ये फॉल ऑफ ढाका का दिन जो है वो पाकिस्तानी कौम को देखना पड़ा। ये मुझे काइंडली बताइएगा कि आपका अपना एक्सपीरियंस जो है, चूँकि आप खुद वहाँ पे आपकी डिप्लॉयमेंट थी, आप तैनात थे, तो काइंडली थोड़ी-सी इस स्टोरी को थोड़ा-सा अगर हमारे नाज़रीन के लिए नरेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी 30 सितंबर 1970 को वहां पर लैंड किया था, पोस्ट हुआ था। यानी कि ये जंग, ये सारे हालात से पहले, उस वक़्त पूरा मन लगता था, बज़ाहिर अंदर से बहुत कुछ गल चुका हुआ था। उसके बाद जो पहला इवेंट मैंने बड़ा देखा, वो वहाँ पे तूफ़ान था, समुद्री तूफ़ान 12 नवंबर को। उसके बाद 7 दिसंबर को इलेक्शन हुए। 25 मार्च को 25-26 की रात को आर्मी क्रैकडाउन हुआ, ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ 71 में। उसके बाद सिविल वार हुई। उसके बाद हमने वो बेसुरा सामानी की जंग में लड़ी, जो 16 दिसंबर को ख़त्म हुई, और उसके बाद 2 साल 4 महीने 12 दिन दुश्मन की कैद काटने के बाद मैं वापस आया। तो एक पुरअमन, बज़ाहिर पुरअमन वक़्त से लेकर इस सारे इवेंट के दौरान मैं वहाँ रहा हूँ। और ये साढ़े 4 साल मैंने अपनी 2 किताबों में, एक इंग्लिश में उर्दू में बिछड़ गए, और इंग्लिश में है लॉस्ट फॉरएवर। इनमें मैंने ये साढ़े 4 साल कलमबंद किया है, ताकि ये मेरी तजुर्बा है वहाँ का। फिर दूसरी बात ये थी कि इन्फॉर्मेशन, उस वक़्त बहुत जूनियर कैप्टन था, जूनियर मोस्ट कैप्टन था वहाँ पे। तो ठीक। उन दिनों कैप्टन्स में इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। ना व्हाट्सएप थे, ना वो मोबाइल फ़ोन थे। जो फील्ड में गया उसको 2-4 मीलों का पता होता था। लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट हो गई हेडक्वार्टर में, ईपीआर में। हेडक्वार्टर ईपीआर जो था, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, ये था 15,000 की फ़ोर्स थी, जो कि सारे के सारे बंगाली थे, कुछ बिहारी थे, और बीच में ऑफिसर्स पाकिस्तानी थे। अच्छा, उसके बाद मेरी वहाँ पर हेडक्वार्टर में G3 इंटेलिजेंस, उसकी पोस्टिंग में मुझे लगा दिया गया। अब ये वो अफ़सर का काम होता है कि पूरे मशरिक़ी पाकिस्तान में हर कोने से जो भी रिपोर्ट आती है, वो पहले उस सेंटर में आती है। उसका काम है उस रिपोर्ट को फ़ौरन आगे-पीछे पास करना, सीनियर अफ़सरों को रिपोर्टें बनाना, ये वो करके। लिहाज़ा शुरू से ही ये ऑपरेशन मैंने किसी एक कोने-खुदरे का नहीं देखा, बल्कि पूरे नेशनल लेवल पे देखा। फिर जनरल्स ठीक। आते थे, डिस्कस करते थे, तो मैं पेंसिलें लेके साथ खड़ा होता था। तो वो सारा का सारा जो तजुर्बा है, इनफैक्ट अच्छा, आप वो एक जनरल कौन होलिस्टिक थे है। उस वक़्त? कमांड कौन कर रहे थे सर वहाँ पे? जी, हमारी जो कमांड थी ईपीआर की, उस वक़्त ब्रिगेडियर निसार एसजी एंड बार थे। उसके 3 महीने बाद जब ये रीऑर्गेनाइज़ होके इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस रख दिया गया, ईपीसीएफ, तो फिर मेजर जनरल जमशेद, सिविल वार में और वार में हमारे हेड जो थे वो मेजर जनरल जमशेद थे। और कमांड किसके पास थी ऊपर की, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ पे या कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल, जब मैं गया हूँ वहाँ पे, तो 4 लोग थे करता-धरता पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के। गवर्नर एसएम हैसन था, चारों जर्नैल में बात कर रहा हूँ। गवर्नर ठीक। एसएम हैसन था, एडमिरल था। उसके बाद कमांडर ईस्टर्न कमांड जो था, उस साहबजादा याकूब लेफ्टिनेंट जनरल वो थे। ठीक। उसके बाद जीओसी 14 जो एक डिवीजन था,
वहां पर वो राजा खादम हुसैन थे और सही। जो अपना मार्शल अफेयर्स थे जो लुक आफ्टर करते थे वो राव फरमान अली थे। ये 4 लोग थे जो उस वक्त करता धरते भागते थे। तो ये बताइएगा कर्नल साहब के ये जो ऑपरेशन का जो फैसला था, ये डू यू थिंक कि ये दुरुस्त फैसला था उन हालात में जब इलेक्शन हो गए थे और वहाँ पे जो है ज़ाहिर है कि जो अवामी लीग थी वो तो पहले से ही 6 नुकात एक लेके सामने आए हुए थे और उसके पीछे एक साजिश तो थी छुपी हुई। लेकिन ये जो ऑपरेशन था डू यू थिंक कि ये एक सही फैसला किया गया था उस वक़्त? मैं ऑपरेशन को अलहदा करके नहीं देखता। आप देखें 6 पॉइंट फार्मूला जो था वो लाहौर में तो इजाद हुआ था 1966 में। उसके बाद अगरतला केस होता है, मुजीब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ट्रायल हो रहा था। तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि जब तक मुजीब ये झूठा केस है, केस सच्चा था, जब तक तमाम मुजीब के खिलाफ पर्चा वापस नहीं लिए जाते, ये उसको रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अय्यूब के साथ नहीं बैठे। लिहाजा मुजीब को तमाम सियासतदानों ने मिलकर छुड़ाया और उसको कहा कि वो मुहिब वतन है। सो मुहिब वतन जो था मार्च में डिक्लेयर हो गया था और उसके 6 फार्मूला जो थे, 6 पॉइंट फार्मूला, उस पर एलएफओ के तहत उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। ठीक, ठीक है जी। इलेक्शन ठीक। लड़ने की इजाजत दी गई। उस वक्त भी तमाम सियासतदान साथ थे, उस वक्त पाकिस्तान बनाने वाले सियासतदान थे मौजूद। ठीक है जी। तो वो मुहिब वतन को 6 पॉइंट फार्मूला पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। जब वो जीत गया और जीता भी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी और पोजीशन बन गया गवर्नमेंट में बनाने के अपनी पार्टी सिंगल पार्टी के साथ, तो फिर उसको डिक्लेयर ट्रेटर कर दिया गया। ठीक है जी। ऑपरेशन मिसबाह की तरफ आते हैं ना। ये पहले आप देखेंगे ये क्या था। इससे भी पहले मैं आपको बताऊं कि सितंबर में जब मैं गया हूं, उस वक्त कैंपेन जो थी, इलेक्शन कैंपेन जोरों शोरों पर थी। ठीक। 162 सीट ईस्ट पाकिस्तान में थी, 138 वेस्ट पाकिस्तान में थी। 162 सीट के लिए मैंने एक भी वेस्ट पाकिस्तानी सियासतदान वहां कैंपेन करता या इंटरेस्ट लेता नहीं देखा और मैंने एक भी बंगाली वेस्ट पाकिस्तान में कोई कैंपेन करता या इंटरेस्ट लेता नहीं देखा। तो इलेक्शन से पहले ही फैसला हो चुका हुआ था उधर तो इधर हम। ये वो चीजें हैं जो उजागर करनी चाहिए। हम स्टेट में जाते हैं ना ऑपरेशन पर, उसके बाद सही। आगे जब आता है तो कर्नल साहब मुझे ये जब बताएं कि ये इधर तुम उधर हम का जो नारा था ये एक हेडलाइन भी लगी थी। अब तो वो मरहूम पुराने या जो जर्नलिस्ट थे वो अब दुनिया में नहीं भी रहे, तो ये क्या वाकई में कोई ऐसा नारा लगा था या मैं ये यही सिर्फ तो अर्ज एक कर रहा हूँ, नारा लगा था कहीं आके बाद में, बहुत अच्छा। लेट 71 में लगा। मैं आपको ठीक। बता रहा हूँ कि ग्राउंड पोजीशन ये थी कि उधर तो मुदरम हो चुका हुआ था। ग्राउंड पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ये नारा नहीं किसी ने लगाया, मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। इधर वाले उधर इंटरेस्टेड नहीं है, उधर वाले इधर इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये बाइफर्केशन तो हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब ये वो वक्त था जहां अहले फिक्र नजर को, दानिश्वरों को बैठना चाहिए था और इलेक्शन से पहले वो कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते, इसको नजर आ रहा था, जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। उसके बाद इलेक्शन में पोजीशन लेता है, पोजीशन लेने के बाद उसको फिर ये दुनिया की अजीब सी हरकतें हम आज तक करते रहे ना। होता क्या है जी, 160 81 सीट वाला, 81 सीट वाला, वो कहता है जी 162 वाले के 160 सीट वाले को इजाजत नहीं मैं दूंगा हुक्मरानी की। यही बात हुई ना। दो दो आप ये बात जाहिर है जुल्फिकार अली भुट्टो की कर रहे हैं। जी हाँ। अब ये जब दोनों आमने सामने आते हैं, ये भी कोई जमहूरी तरीका नहीं था। उसके बाद फिर ये जो है, इससे ज्यादा एक चीज जो आपको तारीख में नहीं मिलती कि 81 सीटें भुट्टो के पास थी
बाकी जो थी 58 सीट्स इसके अलावा भी तो थी ना वेस्ट पाकिस्तान में, जो कि पुराने सियासतदानों के पास थी, वो किधर थे? कोई सामने नहीं आया। उनका भी काम था बीच में रोल प्ले करना कि अगर भुट्टो गलत है तो मुजीब के साथ खड़े थे, अगर मुजीब गलत है तो भुट्टो के साथ खड़े थे। अच्छा, ठीक ये हो गया। जब अब सारा, ये तो समझ आ गई। मेरा मतलब है कहने का, कंसेप्ट। आप पहले सवाल पे, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। जी जब जी। इस सिनारियो में देखते हैं तो ऑपरेशन जो आर्मी का क्रैकडाउन किया गया था एब्सोल्युटली गलत था, नहीं होना चाहिए था। फरवरी में सारा कुछ गंद डाल के आप आर्मी को फंसा रहे, विक्टिमाइज कर रहे हैं। आर्मी विक्टिमाइज हुई है सारा कुछ ये करके। फिर जब हालात हाथ से निकल जाते हैं, मार्च में पहला हफ्ता मार्च का आपकी तारीख छुपाए हुए है, मैं नहीं छुपाता। पहला हफ्ता मार्च का जिस दिन इन्होंने ऑफ किया था ना, ये असेंबली का इजलास का ऐलान किया था गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का, उस दिन से लेकर पहले 5-6 दिन में ढाका में मुकम्मल आग लगी। कोई 4000 के करीब बंदा मारा गया या जख्मी हुआ, जिसमें वेस्ट और ईस्ट दोनों शामिल थे, उर्दू स्पीकिंग और दोनों। ये आपकी तारीख नहीं दिखाती। और सारा का सारा कंट्रोल मुजीब के हाथ में जा चुका था, उस आर्मी बैरक्स में चली गई थी। उसके बाद साहबजादा याकूब खान ने और चारों जनरल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ करता धरता, उन्होंने लिखा था कि ऑपरेशन ना करना ये सॉलिडारिटी के खिलाफ जाता है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ, ऑपरेशन ना करना। जब करता धरता भी कहते हैं कि ऑपरेशन ना करना और उनको वहां से रिमूव कर दिया जाता है, तब ज्यादा तो रिजाइन कर गया था, ठीक है। तो फिर जो धौंस यहां से उठ रही थी उसमें कौन शामिल था? नाम या कर लिया जाता है, व्हाट अबाउट अदर्स जो साथ थे? उसमें सियासतदान नहीं शामिल सारे थे, सारे मीडिया वाले शामिल नहीं थे, तो जो बाद में मर्सिया लिखते रहे एजुकेशन शामिल नहीं थे। एवरीबॉडी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड दिस, और ये मारे ऐसे वो ही है लोग हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ को पहले लोगों ने कहा जी आप लाल मस्जिद में ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे दहशतगर्द हैं, और जब हो गया तो बाद में उन्होंने कहा देखो जी ये जुल्म हो गया। ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है मुझे। बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपका हम्म। सवाल ये जो है ऑपरेशन 100% गलत था। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि ऑपरेशन सर्चलाइट के मुतालिक मैंने लिखा है कि उस दिन हमने मुल्क तो बचा लिया, लेकिन जो यकजहती की तस्वीर थी वो उस घने सब्जे में टूट कर यूं बिखरी कि किसी सर्च लाइट से फिर ढूंढी ना जा सकती, बिल्कुल, वो अंधेरे जो छा गए वो फिर फिर नहीं नजर छुड़ नहीं आए सकते। किसी भी रोशनी से। कंसा, मुझे ये बताएं कि ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फौज ने वहां पे मैसिव किस्म की जो है वो किलिंग की थी, जिसमें लाखों की तादाद बताई जाती है, इसकी हकीकत क्या है? बिकॉज प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आप पे वहां पे जाहिर है कि फौज की नुमाइंदगी कर रहे थे, यूनिफॉर्म में थे, आप यंग ऑफिसर थे, तो हकीकत क्या थी? हकीकत ये है कि जब भी ऐसी लड़ाई होती है, सिविल वॉर होती है या बगावत होती है, बगावत के साथ किसी जबान में अच्छा लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। उर्दू में कहते हैं कुचल दो, इंग्लिश में कहते हैं क्रश द रिबेलियन। इसमें दरमियान में कुछ नहीं आता जब बगावत होती है। बगावत क्रश करते वक्त, ठीक है, बहुत सारे कत्ल करने भी पड़ते हैं और बहुत सारे हो भी जाते हैं, दोनों तरफ से होते हैं, ठीक है। ये जब इतनी एक चलती है ना जो हकीकतें हैं, फिर जो फोर्स होती है उस पर ये इल्जामात लगते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये थी कि हम उस वक्त बोलने के भी हमें नहीं छोड़ा था ना, क्योंकि हम सारे कैद हो गए जो वहां पे थे, और हमारी हुकूमत को ये सूट करता था कि सारा का सारा बोझ आर्मी पे डाला जाए। कौमें लड़ती है ना, कहती हैं, क्लियर करती हैं, कौमें सही। कहती हैं कि हमारे सिपाही ठीक थे, हमने ये किया, हमने वो किया। तो जब पीछे से कौम ही ये कह रही हो, ठीक है, सब कुछ डालना मकसूद था। ओके, आप पता तो करवाएं भी हुआ क्या। उसमें हमीदुर रहमान कमीशन कायम किया गया, क्या मजाक था वो भी, मैंने उसको भी चैलेंज किया हुआ है। क्योंकि हमीदुर रहमान कमीशन, पहली बात यह कि मिस्टर हमीदुर रहमान एक बंगाली था जिसने ये सारा कुछ देखा था।
ठीक है, और वही पिक कर गया, अपनी मर्जी से पिक करके किया गया। ही मे नॉट बी इंटरेस्टेड, इंसान है ना, उस हद तक जहां तक होना चाहिए था। दूसरा, उसको जो टीओआर दिए गए ना, स्कोप दिया गया, वो ये था कि वो हालात का जायजा ले, एनालिसिस करें जो 70-71 में पैदा हुए और जिसके बदले में हमें ये अजीमत देनी पड़ी। अरे बाबा, वाई नॉट दिस? होना ये चाहिए था कि वो हालात का तजिया करे कि जिससे ईस्ट और पाकिस्तान अलग-अलग हुए, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, कि वो कैसे अलहदा हुआ। 48 से लेकर जो इन्होंने ज्यादतियां की हुई थी, 57 में तो मौलाना अब्दुल हमीद खान बशानी ने नारा लगवा दिया था बाय बाय पाकिस्तान का, ये तो 57 में लग गया था, जिस दौर को ये जमहूरी दौर कहते हैं, जो कोई जमहूरियत कुछ भी नहीं था उसमें। मैंने एनालिसिस किया, अपनी बुक में मेरा पढ़े, मैंने तारीखी तौर पर साबित करता हूँ और आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि 48 टू 58 वो 10 साल जिसमें हमारे मुल्क की आइन बनना था, स्ट्रेटजी बननी थी, ईस्ट पाकिस्तान की कुर्बतें बनने की पॉलिसीज बननी थी, ठीक है, ये जो सारी चीजें बननी थी, एजुकेशन, एक दूसरे का जो भी सारा कुछ था, इन 10 सालों में मुझे एक काम बताए हुआ हो पॉजिटिव मुस्तकबिल के लिए। ये थी हमारी बुनियाद। एनालाइज करेंगे जनरल अयूब का जो दौर था उसको कैसे एनालाइज करेंगे विज़वी मतलब हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसके जो लोग थे, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर थे, जो उनकी लीडरशिप थी, क्या उनको इनकरेज किया गया, क्या उनका यानी ख्याल रखा गया उस दौरान? देखें, जो हमारे एक दूसरे से 1000 मील दुश्मन की सेपरेशन थी ना, दरमियान में 1000 मील दुश्मन था, ये था एक ऐसे ईस्ट पाकिस्तान हमारा हाई रिस्क में भी बॉर्न था, हाई रिस्क। इसके लिए स्पेशल इंक्यूबेटर, स्पेशल ट्रीटमेंट सब कुछ होना चाहिए था, वेयर एज इसको ट्रीट बहुत पूरी तरह किया गया राइट फ्रॉम, उनको इस काबिल ही नहीं समझा गया किसी भी चीज के। फिर कुछ हालात का जबर था बाबा के वक्त में, बाबा कायद-ए-आज़म के वक्त में। वो क्या था, उन्होंने कहा कि जी सारी तवज्जो जो है वेस्ट पाकिस्तान पे जाती है। वेस्ट पाकिस्तान में इसलिए गई कि सारी एक्टिविटी वेस्ट पाकिस्तान में थी। लाखों लाशें कट के आई थी वेस्ट पाकिस्तान में, लाखों खानदान आए हुए थे वहां, तो थोड़े से बिहारी गए थे और कटिंग भी नहीं, इतनी खून नहीं हुआ था वहां पर। यहाँ पर ही कैपिटल था, यहाँ पर ही कश्मीर की जंग शुरू हो गई थी, अभी तक जंग के काबिल भी नहीं थे बेचारे, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी जो एपिडेमिक्स भी आ गया ये वो करके, चूंकि एक्टिविटी सारी यहाँ पे थी और दारुल-मुक़ाम यहाँ पर था, लिहाजा ये हालात के जबर को समझाने के लिए ये हुआ, मैं ये कहता हूँ, लेकिन उनको इसकी फीड करना चाहिए था, अहले कलम को फीड करना चाहिए था कि ये मजबूरी है और ये यहाँ पर इसलिए करना पड़ रहा है। एक साथ लेके चलने वाली बात है ना, राइट फ्रॉम बिगिनिंग ट्रस्ट हो। अयूब के वक्त में भी ये नजर आ रहा था कि ये अलहदा तो इन्होंने होना ही होना है, ठीक है जी, बल्कि ये पहले से ही नजर आ रहा था। सवाल ये पैदा होता है, बल्कि बाबा को मुझे पता है कि बाबा को भी नजर आ रहा था कि ये अलहदा होना है। फिर सवाल एक बाबा पे पैदा होता है कि फिर लिया क्यों, इकट्ठे क्यों हुए? तो उसके लिए भी कुछ स्टडी की जरूरत है। हमारे लोगों में ना पाकिस्तान स्टडीज में बहुत कम लोग हैं जो कि गए हैं, स्टडीज की थोड़ी जरूरत है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो एक छोटे से खित्ते पे 4.5 करोड़ लोग एक आवाज बने हुए थे पाकिस्तान के लिए, और इस खित्ते में, वेस्ट वाले खित्ते में, लाहौर पूरा डोमिनेटेड बनिया का था, चनाब तक से क्लेम करते थे, जेलम के पार सरहदी गांधी बैठा था, रियासतें आजाद थी। अगर ये बाबा इन लोगों को 3.5 करोड़ ये जो बिखरे हुए थे 4.5 से मिलाकर 8 करोड़ की आवाज ना बनाते तो मशरकी पाकिस्तान बन जाना था पाकिस्तान, ये खित्ता नहीं पाकिस्तान बन सकता था। ये वो स्ट्रेटजिक थी समझ, हिकमत थी बाबा की, जिस वजह से उन्होंने ये लिया, इकट्ठा किया। हालांकि उन्हें मालूम था कि फाइनली ये इतनी दूरी जो है, ये जो जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी है, इसमें उनको बहुत सारा करना पड़ेगा। ये कन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट राइट फ्रॉम बिगिनिंग था। ये 70 में इनको ज्यादा से ज्यादा कर लेना चाहिए था, नहीं तो जब 71 में आखिरी जो ऑफर थी
जो मुजीब ने दी थी 24 मार्च 1971 को वो कन्फेडरेशन की थी, वो कर लेते, इज्जत बच जाती। तो ये कलेक्टिव हम कहेंगे फेलियर है, ये इट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ द लीडरशिप, द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री लीडरशिप एट दैट टाइम, हमारे यहाँ जो बैठे हुए थे। ईच वन, आप क्यों भूल रहे हैं? मैं मीडिया को शामिल कर रहा हूँ, दानिश्वरों को शामिल कर रहा हूँ। मैं ये जो तालीम वाले हैं, मैंने तालीम वालों से पूछता हूँ कि भाई कितने आपने इकबाल को ट्रांसलेट करके बंगाली में वहां भेजा था, कितना टैगोर को जहां पर पढ़ाया गया था ट्रांसलेट करके। अब बैठ के मसीहा लिखते हो कि भाई जुदा हो गया, भाई देखा था कभी? देखिए सीधी सी बात है, मैंने पहली दफा बंगाली देखा है जब मैं गया हूँ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में। वहां मैंने बंगाली देखे कि होते कैसे हैं, वरना हमारे इलाकों में दो चीजें बंगाल की मशहूर थी। एक बंगाल का जादू, मक्खी बना के बिठा देती है, और एक जो था ढाका की मालमाल। इसके अलावा कोई चीज हमारे लोगों में मशहूर नहीं थी। ठीक है जी, ये कुर्बतें लाने के लिए कोई पॉलिसी। वहाँ पे आपका जो स्टे था, आपका जाहिर है कि इंट्रोडक्शन, आपके सबऑर्डिनेट भी काफी ज्यादा बंगाली थे, बंगाल में ही आप जाहिर है कि डिप्लॉयमेंट थी आपकी, एक शोरश का जमाना था। आपने उनको कैसे पाया था, मतलब किस तरह वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के खित्ते के लोगों से वो बिहेव करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे, रिएक्ट करते थे, किस तरह से करते थे? बंगाली बजाते खुद निहायत जेंटल और सबलाइन नेचर, मैं आपको बताऊं, प्यार करने वाले लोग थे। उन बेचारों का जो ओवरऑल था ना स्ट्रक्चर देखने में, वो हमारे लोग जो थे उसमें से उनको डोमिनेट करते थे। ये उनको भी थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल था, वो बहुत प्यार करते थे। और हमारे लोगों की आदत है कि जो बहुत ज्यादा हम्बल हो जिसके सर पे नाचते हैं, तो हमारे लोग जब साहब बनने शुरू हो गए तो फिर वो रिएक्ट करते थे, और उन्होंने रिएक्ट किया। देखिए 1905 में आपकी तो कौम बनी है, उसका जमहूरियत का जो पहली नारा लगा है वो उस वक्त लगा है जब भुट्टो ने अयूब रिजीम को छोड़ा है। उससे पहले कोई जमहूरियत नहीं थी। फ्यूडल से आप जमहूरियत, फ्यूडल का तो डीएनए में जमहूरियत नहीं होती है, आप फ्यूडल से जमहूरियत मांग रहे थे। ब्यूरोक्रेसी रूल चला है आपका राइट फ्रॉम बिगिनिंग। अयूब वाज सिविल में हुआ जब पाकिस्तान बना है ना, तो ब्यूरोक्रेसी टू ब्यूरोक्रेसी पावर ट्रांसफर हुई है। जो हुक्मरानी थी असल में, फ्यूडल जो थे लॉर्ड्स, वो अपने अपने इलाके में बदमाशी पे खुश थे। उनको चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त से एक ही सिस्टम आता है कि जमहूर के गले पे रखो पांव और जाके सजदा कर दो ताकत को। ब्यूरोक्रेसी ने यही इस्तेमाल किया, इनको अपने इलाके का बादशाह बनने दिया। और उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी क्या थी, वैसे तो बड़ी ऊंची चीज थी, ये डीसी को जाके सलाम करते थे सारे, वो अपना एजाज समझते थे। ठीक और है। हुआ क्या अच्छा, तो कि मुझे ये सिविल में, बताएं मैं आपको ये बता कि रहा हूँ, पॉइंट पॉइंट नोट, कि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मिल गई और उन्होंने रूल किया। दो बंदे डेमोक्रेसी को जानते थे, बाबा जी और लियाकत अली खान, दोनों फारिग। उसके बाद इन्होंने अपना ब्यूरोक्रेट गवर्नर जनरल लगाया। ठीक है, एक गुलाम मोहम्मद, वो कमजोर पड़ा, पागल हो गया, तो दूसरे को लगा दिया सिकंदर मिर्जा को। वो कमजोर हुआ तो अयूब उसकी एक्सटेंशन है, इज एक्सटेंशन ऑफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। नो शफून, ना जमहूरियत थी ना शफून लगा। जमहूरियत का मैं कहता हूं, मैंने ये किताब में भी लिखा है कि ये बताएं मुझे, सुकरात को जगा के लाएं कि इल्मे सियासियात में वो शामिल करें नाम, इसको क्या कहेंगे कि जब जमहूर के गले के ऊपर पांव देकर एक स्काउंड्रल, ठीक है, वो पांव देकर बैठ खड़ा हो और कहे मैं इनकी नुमाइंदगी करता हूं जिसको मैंने दबाया हुआ है, और जाकर सजदा करे जाकर उनको। अगर ये गवर्नर जनरल ब्यूरोक्रेट बनाने के बजाय आपस में एक आध बना लेते तो मैं समझता कि जमहूरियत का पौधा लग गया है। तो जमहूरियत एक्चुअली स्टार्ट हुई है जब भुट्टो ने अयूब रिजीम को छोड़ा है। यहाँ 4 साल पुरानी कौन थी जमहूरियत के बाकर जो थी, वहां 1905 में उन लोगों ने पहला एफर्ट की, खुदा का शुक्र अदा किया जब बंगाल हुआ, पार्टीशन उनकी हुई, और इसी खुशी में उन्होंने 1906 में सबको बुलाया था वहां पर।
इसी खुशी में कि अब हम आजाद होने वाले हैं। उनकी आजादी 1905 से चल रही है। वो छोटे से खित्ते में एक ही रंग नस्ल, एक ही खाना, एक ही हिस्ट्री, एक ही विजन, वो तो ऑलरेडी कौम थी। 1905 से उनकी बिजनेस के साथ कहानी आ रही थी। फिर उनकी उम्मीद बंदी 40s में, जो हमने काफी 57 तक तोड़ दी। फिर उनकी उम्मीद बनी कि इलेक्शन बढ़ने के बाद अब तो हम बात बनेंगे, गुमरानी में आएंगे, और जब उस वक्त आपने तोड़ी तो उन्होंने हथियार उठा लिए। ये है बिल्कुल बंगाल सही है, का। बिल्कुल सही है। मुक्ति बहानी का क्या इशू इसके अंदर रोल था और इंडियंस का क्या रोल था? मुक्ति बहानी एक्चुअली तो ये 69 से तैयार आ रही थी अंदर अंदर, लेकिन इसका ऑफिशियली मुक्ति बहानी को इंडिया में जाके ऐलान हुआ जबकि चले गए थे लोग, वह भाग गए थे ऑपरेशन के बाद। ऑर्गेनाइज इसी तरह बांग्लादेश का नाम भी चल रहा था पहले से, ऑफिशियल बाद में हुआ। मुक्ति बहानी जो फ्रस्ट्रेटेड लोग थे उनको पहले तो अंदर ही उनको आवामी लीग वॉलंटियर्स कहते थे, ठीक है, जब तक ये मुक्ति बहानी नहीं बने थे। बट देवर मिलिटेंट्स, और वो तैयार इसलिए थे कि अब अगर वेस्ट पाकिस्तानियों ने, वो सबको पंजाबी कहते थे, पंजाबी, अच्छा, चाहे वो पठान हो, सिंधी हो, कोई भी हो, कि अब अगर पंजाबी ने हुकूमत ना छोड़ी तो अब हम लड़ के देगा। ये उनका एटीट्यूड बन चुका हुआ था। मिलिटेंट से शुरू थी, अंदर ही अंदर वो तैयार थे। अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन का बताऊं, मेरे क्या इनके अंदर के वजह है। वहां पर सबसे पॉश लोकेलिटी धान मंडी थी। वहां पर सारे बड़े बड़े लोग, जो मुजीब का घर हमारी चौथी गली में था, मैं भी धान मंडी में रहता था, ठीक है जी। वहां पे वो एक ईपीआर जो थी ना, ये पहले बॉर्डर पुलिस थी, तो इसका पुलिस कल्चर था, आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं था। इट वाज लाइक दैट, सेकंडमेंट अफसर जैसे होते हैं। तो मैं धान मंडी में रहता था। फिर वहां पर सारी जो एलीट थी, उनके जो अफसर थे सारे, उनके बेटे बेटियां जो थे मेरे हम उम्र थे, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा वाले, तो मेरी बहुत ज्यादा उनसे दोस्ती इंटरेक्शन था एलीट में। दूसरी बात ये हुई कि जहां जो इनका गढ़ था मिलिटेंसी का, 2,500-3,000 बंदा, जो पील खाना उसका नाम था जी, हेडक्वार्टर पाकिस्तान राइफल्स के साथ पड़ा हुआ था, वहां में काम करता था, ठीक है जी। ये दो चीज हो गई ना, कि रहता उधर हूँ, इंटरेक्शन मेरा वहां पर है, और यूनिवर्सिटी में मेरे साथ बहुत, नेक्स्ट उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, वहां मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। तो मेरा ये था कि मैं उनमें इतना मर्ज हो गया था, तो अच्छा लग रहा था वैसे भी उनके साथ जो था ना, देवर ओके पीपल। लेकिन जब हम पहुंचे हैं अंदर अंदर से, मैंने कहा ना, बहुत गल चुका था और दूरियां हो चुकी थी काफी सारी। लेकिन जब मैंने छोड़ा, उस दिन भी सिर्फ 10% लोग आपके खिलाफ खड़े हुए थे। मैं आपको एक बात बताऊं, 10% भी कितने बनते हैं? 70 लाख बनते हैं 7 करोड़ का, ठीक है जी। उनमें मिलिटेंसी भी आ जाती है, दूसरे भी आ जाते हैं। नहीं, ये बड़ी तादाद 10% है, लोग, जाहिर है। 10% वो लोग थे जो हमारे साथ खड़े थे, जिन्होंने जुल्म भी बाद में भी, 2.5 लाख बंगाली पर बाद में भी कत्ल किया हमारे जाने के बाद, ठीक है जी। वो लोग थे जो हमारे साथ खड़े थे। दरमियान में 80% जो लोग थे, खासतौर पर रूरल एरिया था, उनको आधा आधा कर लें। 40% जो थे वो हमसे प्यार करते थे और उनसे डरते थे, और दूसरे 40% उनसे प्यार करते थे और हमसे डरते थे। लिहाजा जैसे जैसे हमारी फोर्सेस सुकड़ती जाती, हमारे वाले लोग भी उनसे डर में शामिल होते गए। हमारी फोर्सेस सुकड़ना शुरू हो गई थी इनमें मॉनसून में, जब पानी हर तरफ चढ़ गया, हमारे जवान इतना नहीं क्या पानी की वजह से चल सकते थे, तो हम सड़कों और उनके साथ महदूद हो गए थे अफसरों के साथ। उस वक्त हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपना जो आगे रस्ता सुख बना लिया, तो यूं लगा जैसे सारे खिलाफ थे, वरना ऐसी बात नहीं। मैंने अपनी वर्दी पर काफी बंगालियों के आंसू गिरते देखे आखिरी दिन जब मैं वहां से निकला। कल साहब, मुझे फाइनली ये बता दें कि जनरल नियाजी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कि इतनी जाहिर है कि वो एक पाकिस्तान की कौम के लिए एक काफी मुश्किल वक्त था। कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास
कि हम मतलब सरेंडर ना करते? एक ही रास्ता था जो इन लोगों ने मिलके छोड़ा, और वो ये था कि यहाँ पर कर लेते, उनके साथ मुज़ाकरात कर लेते, या फिर ये था कि जनरल असेंबली में जब गए थे भुट्टो साहब, बजाय बीमार होने के, ये बेहिसी है सियासतदानों की कि 3 दिन उधर 3 दिन में कितने घर उजड़े, कितने बाप मरे, कितने बच्चे बेटे मरे, और उनको जुकाम हो गया था कि मैं जाना नहीं, वो एक्चुअली जाना नहीं चाहते थे। ठीक है जी। वहां पर पॉलिश रेजोल्यूशन एक्ट आप एक्सेप्ट कर देते, आखिरी चांस ये था आपके पास, तो आपकी इज्जत बच सकती थी। ये वो वक्त था जबकि इनकी अपनी गेम चल रही थी। या ये चाहता था कि मुजीब गिरफ्तार है, भुट्टो अगर वहां पे मान आता है सरेंडर, या जैसे भी है मतलब ईस्ट पाकिस्तान दे आता है, तो प्राउड पाकिस्तानी इसको उतरने नहीं देगी यहाँ पर जमीन पर, और मैं कंटिन्यू करूंगा। और भुट्टो जो था उसका ये था कि जाओ जहन्नम में, इसके गले में बांधो, डिस्ट्रॉयर ऑफ पाकिस्तान या को फैलाओ, ताकि मेरी लीडरशिप आइंदा कायम हो जाए। ये बदनीति थी यार दोनों तरफ से। अब इसके बाद जो लास्ट चांस न्याजी के पास रह गया था, वो चांस था नंबर 1, अगर इकट्ठी इतनी फोर्स उसके पास होती 34-35 हजार बंदा, तो कोई भी सरेंडर ना करता। ठीक है, आपके बंदे थे 4-4, 5-5 दरियाओं में बिखरे हुए, 35 दरिया और 135 नाले थे, जिनमें से दरिया आपके सबसे बड़े दरिया से 4-4 गुना बड़े दरिया थे। उनमें बिखरी हुई फोर्स को आप कुछ नहीं कह सकते। न्याजी के लिए एक ही चांस था। अब उसके बाद नेक्स्ट ये था कि और 25-30 हजार बर्बादे था, पीछे जो सिविलियन और बच्चे रह जाते, वो उनके रहमो करम पे रह जाते, बंगालियों के जो वो करते करते। आपकी तारीख को कोई भी अच्छा लेसन नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि न्याजी ने बेहतरीन फैसला किया ये सरेंडर का, बचाया, और अपनी फोर्स के आपको इस्लाम में सूरह अनफाल में सरेंडर के लिए, ये जो है पीठ मोड़ने के लिए, सरेंडर के लिए बहुत सख्त अहकाम आता है अल्लाह के, लेकिन सिवाय 2 वजह के, तो ये कि जब आपने अपनी मेन फोर्स से मिलना हो, अपनी मेन फोर्स से मिलने के लिए आपको पीछे हटना पड़े, या उसका एक कोई जंगी मैनूवर। ठीक है, इस लिहाज से भी अब देखिए मेरे बात से, अब तो बाकी मरवाते बंदे किसके लिए? सिपाही तो लड़ रहा था। ठीक है, सिपाही मीन्स जब मैं कहता हूँ तो जनरल में बात करता हूँ, ब्रिगेडियर्स की बात करता हूँ, तो सब सिपाही, हम सब सिपाही होते हैं ना। सिपाही तो लड़ रहा था, लेकिन ना पीछे इज्जत गैरत थी जो मेरी तहफ़्फ़ुज़ करती, पीछे से भी गोलियां आ रही थी। ठीक है, और आगे तो दुश्मन था। अब इन हालात में मेरा ख्याल है न्याजी ने बेहतरीन फैसला किया। कर्नल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा कीमती वक्त आपका हमने लिया है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी था कि हमारी जो नई नस्ल है उनको इन हालात के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस प्रोसेस से हिस्ट्री के अंदर हम गुजरे, और ये सारा अमल जो था वो क्या था, जो आपने किताबों के अंदर भी उसका जिक्र किया है, और आज हमारे इंटरव्यू के अंदर भी आपने इसके ऊपर बात की। आपका बहुत शुक्रिया कि एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर आपने अपने ओपिनियंस जो हैं, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बिकॉज यू वर देयर, यू वर डिप्लॉयड देयर, आप तैनात थे वहाँ पे एक यंग ऑफिसर एज अ कैप्टन, तो आपने ज़ाहिर है कि जो हालात बयान किए हैं वो यकीनन हकीकत के ऊपर मबनी होंगे, और जो एनालिसिस आपने पॉलिटिकल किए वो भी यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन के लिए अहम होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।